जय हिंद दोस्तों। नमस्ते। सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले कुछ दिनों से व्यक्तिगत और स्वास्थ्य के कारणों से हम आपको वीडियोस नहीं दे पाए थे और ना ही हम कुछ रिप्लाई कर पाए थे। पर हम इसको एक दो दिनों में रिप्लाई भी कर देंगे और जो कुछ समस्याएं आई हैं उसका निराकरण भी प्रदान करेंगे। साथ ही आप लोगों का आभार है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग निरंतर हमसे जुड़े हुए हैं और लोगों को शेयर कर रहे हैं। हमारे पास काफ़ी सारे समस्याएं आ रही हैं जिससे हमको पता चल रहा है कि हम लोगों तक पहुंच पा रहे हैं और इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं और आशा करता हूं भविष्य में भी आप लोग इसी तरह से हमें सहयोग करते रहेंगे। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारे वीडियोस शेयर करें ताकि आपको भी सुविधा हो, जिससे कि हम आम जन को भी जागरूक कर सकें। जैसे कि काफ़ी सारे किसान भाइयों के मेरे पास फ़ोन आए और उन्होंने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज भी किए कि ये जो हमारा रजिस्ट्रेशन काफ़ी दिनों से हो गया था लेकिन हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आ रहा था। तो आपका वीडियो देखकर हमें पता चला कि अच्छा इसमें समय लगता है, ये वो तो अच्छा है। तो आप शेयर करें, आप भी शेयर करें, हम भी शेयर कर रहे हैं ताकि जो एक बीच में चैनल है, जो एक बीच में कम्युनिकेशन है, वो गैप है वो कम हो जाए और किसान भाई भी समझ सकें कि कोई भी कार्य हमारी तरफ से लंबित नहीं है। ठीक है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वह साइबर तहसील से रिलेटेड है। हालांकि ये बहुत पहले आ गया था ये विषय, मगर इस पे मैं काफ़ी दिन से रुका हुआ था, थोड़ा रिसर्च कर रहा था इस पे और अभी भी बहुत सारी रिसर्च करना बाकी है। फिलहाल हम इस विषय की एक विस्तृत जानकारी दे रहे हैं ताकि आप लोगों को और किसान भाइयों को और जो हमारे आम जन हैं उनके मन में जो कुछ संशय हैं उनको लेकर एक संशय जो है वह दूर हो सके और वह इस साइबर तहसील की कार्य प्रणाली को, इसके उद्देश्य को अच्छे से समझ सकें। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा साइबर तहसील का वीडियो। अ, साइबर तहसील यानी कि एमपी साइबर तहसील भी हम इसको कह सकते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश साइबर तहसील जो है, जो बनी है, वह देश की पहली साइबर तहसील है। ठीक है। यह क्वेश्चन एक अभी किसी स्टेट बोर्ड के पीएससी एग्ज़ाम में, स्टेट पीएससी एग्ज़ाम में भी आया था कि भारत की सबसे सर्वप्रथम साइबर तहसील किस राज्य में बनी है। तो मध्य प्रदेश में ही बनी है वह। ठीक है। और 1 जनवरी यानी कि नए वर्ष से ये 43 जिलों में शुरू हो जाएगी ये व्यवस्था। ठीक है। अब कई लोगों का कहना 43 जिले क्यों, तो हम पहले जान लें साइबर तहसील क्या है। तो जो तहसील का जो कार्य है जिसमें जाना पड़ता था, किसानों को आवेदन करना पड़ता था, लाइन लगना पड़ता था, इंतज़ार करना पड़ता था लोक सेवा केंद्र के माध्यम से, अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सारी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। रजिस्ट्री कराने के साथ ही डायरेक्ट ये शामिल हो जाएगा। ठीक है। आवेदन में प्रक्रिया में आ जाएगा। अब इसमें वर्तमान में केवल नामांतरण को शामिल किया गया है। बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल भी डाउट में ना रहें कि यदि जैसे कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि अब हमारी रजिस्ट्री हो गई तो हमारा नामांतरण हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। यदि आप संपूर्ण रकबे की रजिस्ट्री कर रहे हैं, संपूर्ण रकबा, हिस्सा नहीं, जैसे कई लोगों का कहना है कि हम 4 भाई हैं, एक व्यक्ति यदि अपना पूरा हिस्सा बेच रहा है तो उसका नामांतरण हो जाएगा, तो नहीं। जब तक वह संपूर्ण खसरे का, मतलब किसी भी खसरे का संपूर्ण रकबा नहीं बेच रहा है, वह साइबर तहसील के अंतर्गत अभी नहीं आएगा। आने वाले समय में हो सकता है सारे नामांतरण भी इसी के अंतर्गत आ जाएं। ठीक है। पर फिलहाल यह रजिस्ट्री नामांतरण के लिए लागू की गई है। इसमें अलग से आवेदन नहीं करना पड़ेगा और ऑनलाइन ही इसका आदेश भी हो जाएगा। ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ लागू है साइबर तहसील, तो जो 43 है वो समझ लें आप। इसको 27 मई 2022 को सबसे पहले दतिया और सीहोर में लागू किया गया था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, और इसको संयुक्त रूप से भोपाल में लागू किया गया था। ठीक है। इसकी जो सेंटर बनाया गया था भोपाल उस समय बनाया गया था, पायलट जब ये शुरू हुआ था। और इसमें प्रावधान है दो जिलों को मिलाकर भी एक साइबर तहसील का निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है। तो उस समय ये शुरू हुआ था 2 जिलों में। फिर 6 अक्टूबर 2022 को इंदौर, हरदा, डिंडौरी और सागर 4 जिलों में लागू हुआ। उसके बाद 10 अगस्त 2023 को आगर मालवा, बैतूल, उमरिया, श्योपुर, विदिशा और ग्वालियर में लागू हुआ। इस तरीके से ये 6, 4, 10 और 2, 12 जिलों में लागू हो चुका है। और अब 1 तारीख से, नए साल से, यह जो शेष 43 जिले हैं हमारे, जिसमें 3 नए जिले भी शामिल हैं, उनमें यह परियोजना लागू हो जाएगी। ठीक है। साइबर तहसील के कार्य, तो साइबर तहसील के जो मुख्य कार्य हैं वह हैं प्रदेश में बिना आवेदन के नामांतरण और अभिलेख दुरुस्तीकरण की व्यवस्था जून 2022 से लागू की गई है। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट में केवल अभी नामांतरण ही शामिल हुआ है और शीघ्र ही इसमें बाकी के भी प्रकरण शामिल होने की व्यवस्था की जा रही है। इसमें रजिस्ट्री के उपरांत क्रेता के पक्ष में अविवादित नामांतरण
फेसलेस पेपरलेस तरीके से ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा 14 दिन में बिना आवेदन के और बिना तहसील के चक्कर लगाए स्वतः हो जाएगा। साथ ही खसरा और नक्शे में भी क्रेता का नाम चढ़ जाएगा। यानी कि यदि किसी व्यक्ति ने रजिस्ट्री करा ली है तो रजिस्ट्री कराने के पश्चात ऑटोमेटिकली ये चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? आदेश के लिए चला जाएगा, जिसमें 10 दिन के भीतर पटवारी के पास रिपोर्ट के लिए चला जाएगा और वहाँ से रिपोर्ट करते ही वह तहसीलदार साइबर तहसीलदार के पास चला जाएगा, जहाँ से वह आदेश कर देंगे और उनके आदेश होते ही साथ खसरे और नक्शे में भी नाम चढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मुख्य है। अब ये सबसे पहले कब आया था? तो ये राजपत्र जो है 27 मई 2022 का राजपत्र है इस तरीके का। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 13 का द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार ने जिला दतिया और जिला सीहोर के क्षेत्र को समाविष्ट करते हुए साइबर तहसील का सृजन किया था, जिसका मुख्यालय क्या था? भोपाल। ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। और साथ में इसमें एक चीज़ इन्होंने कही है कि नियम 4 के अधीन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रज्ञापना पर उक्त नियम के नियम 6 के अधीन पंजीकृत जो भी मतलब धारा के 109 110 है उसके अधीन नामांतरण के सभी मामलों को इसके तहत किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये था हमारा 27 मई को जो पहले लागू हुआ था। और फिर इसके बाद इस पर संशोधन करते हुए राजपत्र जो आया है नई सरकार के हमारे गठन करने के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा 18 दिसंबर 2023 को नवीन राजपत्र में शेष जिलों को शामिल करते हुए समस्त जिलों पर जनवरी 2024 से यह लागू हो जाएगा। ठीक है, साइबर तहसील, ये देखिए। ठीक है, तो इसको एक बार हम इसके जो ऑर्डर हैं वो देख सकते हैं आप। ये देखिए इस तरीके से हमारे ये आए थे। ठीक है, राजपत्र आया था 27 मई 2022 को। उसके बाद द्वितीय राजपत्र हमारा आया है 18 दिसंबर 2023 को, जिसमें बाकी के जो पेंडिंग थे उनके लागू कर दिया गया है। अब इसकी प्रक्रिया क्या है, प्रारूप क्या है? तो जो 1 अप्रैल 2022 को राजपत्र के साथ ये लागू हुआ था उसमें साफ साफ इसमें दिया हुआ है कि साइबर तहसील क्या है। ठीक है, इसके नियम क्या हैं, उसके बाद इसकी परिभाषाएं क्या हैं, परिभाषाओं के बाद नामांतरण तथा खाते का विभाजन में नियम क्या लागू होगा। ठीक है, तो जो संशोधन अंतिम संशोधन था भू राजस्व संहिता 2020 वाला वह यथावत रहेगा। पंजीकृत दस्तावेजों के माध्यम से भूमि में अधिकारों या हितों के अर्जन की प्रज्ञापना जो कि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा धारा 109 की उपधारा 2 के तहत दी जाएगी। फिर नामांतरण या खाते के विभाजन के लिए रिपोर्ट या आवेदन का ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण, यानी कि ऑनलाइन ही रिपोर्ट दी जानी है। ठीक है, इसके बाद मामले का पंजीकरण जो हमने आपको बताया कि ये पंजीकृत हो जाएगा। फिर सार्वजनिक नोटिस जारी करना इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिया जाएगा जो कि फिर पटवारी या नगर सर्वेक्षक का प्रतिवेदन, उसके पश्चात क्षेत्रीय तहसीलदार की ओर मामले का संचारण, फिर आदेश का पारित किया जाना और आदेश पारित होने के बाद अद्यतिकृत भू अभिलेखों की प्रति। ठीक है, तो ये इस तरीके से साइबर तहसील की एक बेसिक प्रक्रिया है। इसमें आप देख सकते हैं भू राजस्व संहिता साइबर तहसील की प्रक्रिया नियम 2022। ठीक है, ये इस तरीके से प्रज्ञापना दी जाएगी पंजीयक के द्वारा। पंजीयक के द्वारा देने के बाद निष्पादक और दावेदार द्वारा एक आवेदन दिया जाएगा। ये देखिए, ये दावेदार और निष्पादक के द्वारा। ठीक है, इसके पश्चात आपका ये न्यायालय साइबर तहसीलदार का जो प्रारूप खा है इसमें सार्वजनिक नोटिस है। ठीक है, सार्वजनिक नोटिस के बाद ज्ञापन है आपका। ज्ञापन के बाद पटवारी का प्रतिवेदन इस तरीके का है ऑनलाइन, जो कि सब कुछ ऑनलाइन है। ये केवल एक फॉर्मेट है जो कि तय करके इसको ऑनलाइन फीड कर दिया गया है। ठीक है, और ये सेम चीज़ इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन है। तो ये हमने देखा। इसके बाद सेम चीज़ को हमने ऐसे डिफाइन करके बता दिया है। ये जो हमने अभी चर्चा की पूरी की पूरी, इसके अलग अलग प्रारूप हैं, पत्र प्रारूप हैं। ये देखिए, ये इस तरीके के पत्र प्रारूप है जिसको वो कर दिया गया है, कंपाइल कर दिया गया है। ठीक है, अब साइबर तहसील में पंजीयन प्रक्रिया क्या है, सेवा प्रदाता स्तर पर प्रक्रिया क्या है, अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। रजिस्ट्रार के आईडी से प्रॉपर उसका खसरा नंबर सेलेक्ट होकर जिला सेलेक्ट करेंगे। जिला सेलेक्ट करने के बाद आप खसरा नंबर सेलेक्ट कर लेंगे भूमि तहसील ग्राम से। ठीक है, जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे डाइवर्टेड है अनडाइवर्टेड है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर खसरा नंबर सेलेक्ट करने के पश्चात यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी आईडी एक जनरेट हो जाती है। वहाँ से आप देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आपने इस पर नेक्स्ट करेंगे यहाँ से इसकी वैल्यू देखने को मिल जाएगी ये। ठीक है, ये इसका वैल्यूएशन आईडी और ये इसकी मार्केट वैल्यू। इस तरीके से इसको पे किया जा सकता है। ठीक है, फिर यहाँ से आप नेक्स्ट करके पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका रजिस्ट्री जनरेट हो जाएगी इसकी। फिर यहाँ से आप देखिए ये जनरेट कर देंगे। यहाँ पर आप प्रॉपर्टी की इमेजेस, प्रॉपर्टी मैप, खसरा
और भू अधिकार पुस्तिका और जो भी अन्य दस्तावेज हैं वो अपलोड कर देंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी आईडी जनरेट हो गई है, जहाँ से हम पे कर देंगे। उसके बाद भुगतान की प्रक्रिया, तो पेमेंट करने के बाद रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट हो जाएगी, जहाँ से हम इसको डायरेक्ट पुश कर देंगे तो ये तहसीलदार की आईडी पे चला जाएगा। ठीक है, ये तो एक बेसिक था। अब हम इसका देख लेते हैं एक बार क्रियान्वयन। ठीक है, सबसे क्रियान्वयन के पहले हम इसको समझ लेते हैं। ये देखिए, 14/12 को सबसे पहले पत्र आया था, जिसके तहत इसमें बताया गया है कि आरसीएमएस पोर्टल में साइबर तहसील मॉड्यूल का उपयोग करने के संबंध में निर्देश। ठीक है, तो इसमें मॉड्यूल में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रज्ञापन प्रस्तुत करना, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा दस्तावेज के निष्पादक व दावेदार को सूचना पत्र तामीली, फिर आवेदन का क्षेत्रीय तहसीलदार की वाद सूची में प्रदर्शित होना, फिर साइबर तहसील द्वारा प्रकरण में विचारण, फिर सार्वजनिक नोटिस जारी करना, सार्वजनिक नोटिस का एसएमएस के माध्यम से संप्रेषण, आपत्तियों का प्रस्तुत किया जाना, प्रकरण का क्षेत्रीय तहसीलदार के पास निराकरण हेतु प्रेषण, उसके पश्चात सारा ऐप के माध्यम से पटवारी का प्रतिवेदन, फिर आदेश पारित किया जाना और भू अभिलेखों में अमल करना। ठीक है, फिर उसकी समीक्षा। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए, फिर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता नियम 2022 में विहित, परंतु इन नियमों के नियम 5 के उपबंध ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसकी राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, यानी कि इसमें ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, ये पत्र आया था 14/12 को, जिसके पश्चात 18 तारीख के राजपत्र में इसको लागू कर दिया गया है। फिर यह पत्र आया है रिसेंटली, जिसमें इसकी क्रियान्वयन की बात चल रही थी। ठीक है, जिसमें गैजेट वगैरह सारा दिया है। फिलहाल कुछ कारणों से अभी शायद इसका क्रियान्वयन थोड़ा सा विलंब होगा, लेकिन ये लागू हो जाएगा 1-2 दिनों में जल्द ही। ठीक है, अब हम आते हैं क्रियान्वयन में। तो क्रियान्वयन मतलब कि ये कार्य कैसे करना है, क्या क्या होगा इसमें, इसका हम एक संक्षेपिका आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि साइबर तहसील में कार्य कैसे होगा। ये सारे किसान भाइयों के लिए भी है, सारे पटवारी भाइयों के लिए भी है और अन्य लोगों के लिए भी है। हालांकि इसकी एक विस्तृत ट्रेनिंग हो चुकी है, जिसमें एक एक पॉइंट्स पर, एक एक डिटेल्स पर और एक एक डाउट पर भी ट्रेनिंग दी जा चुकी है एनआईसी के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें पायलट प्रोजेक्ट चालू हो चुका था। उसके बाद 12 जिलों में ये योजना अभी चल रही है। 1 जनवरी से जो शेष बचे हुए ज़िले हैं उनमें ये परियोजना लागू हो जाएगी। वर्तमान में इसमें साइबर तहसील में केवल संपूर्ण रकबे की रजिस्ट्रियाँ को ही आधार मानकर उनके नामांतरण को शामिल किया गया है, जिसको शामिल करने के बाद आवेदन करने के बाद सार्वजनिक सूचना एसएमएस के माध्यम से संबंधित ग्राम के कृषकों के उपलब्ध नंबरों पर दी जाएगी। आपत्ति होने पर ऑनलाइन आपत्ति प्रस्तुत करने की सुविधा होगी। प्रकरण में आदेश पारित होने पर संबंधित को एसएमएस से सूचना एवं ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से पारित आदेश की सर्टिफाइड कॉपी भी भेजी जाएगी। ठीक है, साथ ही आरसीएमएस की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा। हालांकि ये पहले से भी चल रहा है। अभी भी जो लोगों ने अपने मोबाइल नंबर आवेदन के साथ दर्ज करवाते हैं तो उनको जो भी केस की विवरणिका है उनके मोबाइल पे एसएमएस या व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त होती रहती है। ठीक है, प्रक्रिया क्या है, तो प्रक्रिया बस इतनी है जितनी आपको दिख रही है। बस इसको हम थोड़ा सा डिटेल में आगे दिखा देते हैं कि सबसे पहले जैसे ही आप रजिस्ट्री कराते हैं तो रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण प्रकरण दर्ज हो जाता है। ठीक है, संपदा के पोर्टल पर रजिस्ट्री प्रकरण दर्ज होने के बाद आवेदक को साइबर तहसील में प्रकरण दर्ज होने की सूचना मिल जाती है। जो भी आवेदक है उसको जैसे ही वो संपदा पोर्टल से पुश कर देते हैं उसकी रजिस्ट्री को, तो आरसीएमएस पोर्टल पर उसके दर्ज होने की उसको सूचना मिल जाती है, प्रकरण दर्ज होने की, जो कि स्वचालित प्रणाली से प्रकरण साइबर तहसील की ओर प्रेषित हो जाता है। ठीक है, यानी कि यदि राम ने रजिस्ट्री करवाई है तो जैसे ही राम ने रजिस्ट्री करा ली, उसकी रजिस्ट्री हो गई 4 नंबर के पूरे रकबे की, तो 4 नंबर का जब वो तहसीलदार के पास प्रकरण जाएगा तो उसका प्रकरण जनरेट होगा। जैसे ही प्रकरण जनरेट होगा राम को मैसेज चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वहाँ से तहसीलदार की आईडी से आगे बढ़ जाएगा, जहाँ पर साइबर तहसीलदार उसको रैंडम प्रणाली द्वारा नियत करके उसका एक प्रकरण नंबर जनरेट होगा, जिसको इश्तेहार प्रकाशन करेंगे, ज्ञापन कहेंगे और ऑनलाइन को पटवारी प्रतिवेदन हेतु वह उपलब्ध हो जाएगा। पटवारी के सारा ऐप पे उसकी जो खसरे की रजिस्ट्री की जानकारी वो उपलब्ध होगी, जिसकी जांच करके पटवारी रिपोर्ट लगा देंगे। उसके बाद रिपोर्ट लगने के बाद ऑनलाइन दावा आपत्ति की सुविधा होगी, जिस पे आवेदक या कोई वादी प्रतिवादी कोई भी हो वो आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई दावा आपत्ति नहीं होने पर ये सकारात्मक पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त होगा, जिसके आधार पर साइबर तहसीलदार द्वारा आदेश पारित कर दिया जाएगा। आदेश पारित होते ही भू अभिलेख अद्यतित हो जाएगा और जिसकी एक प्रतिलिपि या जिसकी एक सॉफ्ट कॉपी ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अंतिम आदेश के साथ इसको आवेदक को मिल जाएगी।
ठीक है। अब यदि दावा आपत्ति लगता है तो वह प्रकरण क्षेत्रीय तहसीलदार को संचारित हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो भी कार्य किया जा रहा है, यहाँ जो तहसीलदार होंगे वो साइबर तहसीलदार होंगे, और यदि किसी प्रकार की उसमें दावा आपत्ति है जो कि सुना जाना या जिसका निराकरण होना पहले आवश्यक है, तो वह क्षेत्रीय तहसीलदार के पास चला जाएगा। तो ये एक प्रक्रिया है पूरी साइबर तहसील की। शॉर्ट में इसको एक बार डिटेल में हम देख लेते हैं। सबसे पहले भूमिकाएं और उत्तरदायित्व। तो साइबर तहसील में मुख्य रूप से जो अधिकारी है, जो कार्य है, वह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का जो सबसे पहला कार्य है, जिसपे वो क्या देंगे आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से प्रज्ञापना दी जाएगी। ठीक है, ये प्रज्ञापना के माध्यम से इस पर कार्य होगा। उसके बाद क्षेत्रीय तहसीलदार जो होंगे उसकी जांच करके, या साइबर तहसीलदार उसकी जांच करके उसको फॉरवर्ड करेंगे। सब कुछ हो गए होने पर वह पटवारी के पास जाएगा। इश्तेहार प्रकाशन के बाद पटवारी उस पर रिपोर्ट लगाएंगे। रिपोर्ट लगाने के बाद वह रीडर या प्रवाचक के पास चला जाएगा तहसीलदार की आईडी में, जहाँ से उसकी जाँच करके उसको आदेश हेतु आगे बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्य क्या है? साइबर तहसील प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्री को फॉरवर्ड करना है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति है ना, ये देखिए ये इनके नाम से ये आप देख सकते हैं, साइबर तहसील को उपपंजीयक के माध्यम से, जो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उसके माध्यम से ये चला जाएगा। ये नाम है आवेदक का जिसने बेचा, ये नाम है जिसने खरीदा दावेदार का। ठीक है, जमा की गई फीस का विवरण है। तो इस तरीके से एक आवेदन कहाँ से फॉरवर्ड हो जाएगा? आपके रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से फॉरवर्ड हो जाएगा। ये इस तरीके से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्य फॉर्म का 1 और का 2 में निष्पादक दावेदार का संपूर्ण विवरण प्रदान करना। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी जानकारी प्रदान की जाएगी। ये आप देख सकते हैं प्रारूप का 1 और का 2 में पूरी जानकारी भरने के बाद इस तरीके से फॉरवर्ड कर दी जाएगी, जो कि जानकारी कहाँ चली जाएगी? नेक्स्ट करने से तहसीलदार के पास चली जाएगी, साइबर तहसीलदार के पास चली जाएगी। ठीक है, साइबर तहसील में विचारण हेतु प्राप्त प्रकरण के दावेदार एवं निष्पादन को पंपलेट वितरण के संबंध में, ऐसे मामले जिनका विचार चल रहा है उसके संबंध में इस तरीके से जानकारी भेजी जाएगी कि नामांतरण मामले की अद्यतन जानकारी आप RCMS की वेबसाइट पर जाकर सर्च ऑप्शन का उपयोग कर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये PRC महोदय द्वारा ये पत्र भेजा गया था, जिसमें प्रारूप चाक के साथ संलग्न पंपलेट भी दिया जाना है। फिर जो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं उनसे यही अपेक्षा है कि वे संपूर्ण खसरा संख्यांक या संपूर्ण भूखंड संख्यांक के अंतरित होने पर ही, ठीक है, किसी खसरे का विभाजन अपेक्षित नहीं हो रहा हो जिसमें उसकी फीस रसीद काट कर इसको फॉरवर्ड करें। फॉर्म का 1 का 2 का अवलोकन करें। उसके बाद इसको यहाँ से सब संपूर्ण जानकारी सही होने के बाद जांच करने के बाद ही वहाँ से फॉरवर्ड करें। ठीक है, तो क्षेत्रीय तहसीलदार के पास ये चला जाएगा। क्षेत्रीय तहसीलदार के पास, जो कि समय अवधि कितनी है? 10 दिवस। यानी कि यहाँ से जाने के बाद 10 दिवस में पटवारी की रिपोर्ट प्राप्त होगी। यदि नहीं प्राप्त होगी तो उसको फिर संबंधित पटवारी को 3 दिवस के भीतर प्रतिवेदन भेजने हेतु ऑटोमेटिक रिमाइंडर जारी हो जाएगा। ये हम आपको आगे दिखाएंगे कि जैसे यहाँ से प्रकरण जनरेट होगा, पटवारी के पास ऑटोमेटिकली 10 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करने का ऑप्शन आ जाएगा सारा ऐप में। यदि 10 दिन में रिपोर्ट नहीं लगाई जाती है तो 3 दिवस के लिए फिर से की एक रिमाइंडर उनको जारी होगा। ठीक है, जो दोनों में दिखेगा, यानी RCMS के PO लॉगिन में और सारा के ऐप में दिखने लगेगा। फिर इस तरीके से साइबर तहसील के जो प्रकरण है, ये देखिए यहाँ से जैसे हम ये देख सकते हैं, ये साइबर तहसील के प्रकरण है। साइबर तहसील के प्रकरण पे हम इस तरीके से हमको जानकारी मिल जाएगी कि तहसील कोर्ट नेम, टोटल कितने केस हुए साइबर तहसील में, कितने डिस्पोज हो गए हैं, कितने टेरिटोरियल को फॉरवर्ड किए गए हैं, कितने पेंडिंग हैं। ठीक है, ये देखिए कितने में रिपोर्ट पटवारी रिपोर्ट पेंडिंग है, ये इस तरीके से जानकारी मिल जाएगी। फिर ये प्रकरण का क्रमांक लिख रहा है, क्रय विक्रय के आधार पर नामांतरण हेतु इसको चुने पे क्लिक करेंगे आप तो ये आगे बढ़ जाएगा। अब इसमें पटवारी के कार्य, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सारा ऐप में ये इस तरीके से ऑप्शन आ गया है किसका? प्रतिवेदन का। ठीक है, तो प्रतिवेदन का जो ऑप्शन आ गए हैं आपकी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये प्रकरण क्रमांक की सूची आ जाएगी। किसी भी एक प्रकरण पे क्लिक करेंगे तो प्रकरण की आवेदक की जानकारी आ जाएगी, आवेदक की पूरी जानकारी है। उन रजिस्ट्री पे जो जो चीज़ें हैं उसकी हम जांच कर लेंगे कि क्या ये दस्तावेज का निष्पादक व्यक्ति नहीं है, या इसका नाम है या नहीं है जिसने आवेदन किया है। संपूर्ण भूमि या उसका अंशभाग पूर्व से किसी और के नाम पे तो नहीं है, किसी और को बेचा तो नहीं जा चुका है। ठीक है, या भूमि देव स्थान तो नहीं है, या कोई सेवा भूमि तो नहीं है, भू अर्जन पुनर्वास या पुनर्स्थापन की भूमि तो नहीं है।
ठीक है, या लिखित में किसी सूचना की जानकारी प्राप्त हुई है, कोई आपत्ति प्राप्त हुई है, इस तरीके से जो भी इसकी रिपोर्ट है इसको देखकर इसकी रिपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। सब कुछ ओके होने पर इसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ये देखिए, नाम, संबंध, पता और अन्य कोई कारण विवरण हो तो उस तरीके का आपत्ति के साथ जो भी होगा वो हम यहाँ पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे फाइल। ठीक है, इसमें 2 MB तक का कोई दस्तावेज है जिससे रिपोर्ट में देना ज़रूरी यदि समझते हैं पटवारी, तो इसमें रिपोर्ट दे देंगे। जो रिपोर्ट है वह 10 दिवस के अंदर देना है। 10 दिवस के अंदर नहीं देने पर इस तरीके का एक रिमाइंडर लेटर, ठीक है, आ जाएगा। इसको आप खोलेंगे तो इस तरीके का पत्र जारी हो जाएगा जिसमें लिखा है कि अर्जन की जो प्रतिवेदन है आपने अभी तक नहीं दिया है, अपने प्रतिवेदन 3 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें, और इसी की एक कॉपी तहसीलदार महोदय की PO की ID में भी चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी जानकारी देखने का एक ऑप्शन है। आप पूरी जानकारी देखे पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से रजिस्ट्री खुल जाएगी कि खसरा क्रमांक क्या है, रजिस्ट्री क्रमांक क्या है, और किसने बेची है, किसको बेची है, ठीक है, क्या आप विवरण है उसका, ट्रांजैक्शन ID वगैरह सारी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद फॉर्म A1 A2 आप यहाँ से देख सकते हैं, यानी का 1 का 2 यहाँ से आप देख सकते हैं, और उनको चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं व्यू मोर करके। ये देखिए, ठीक है, किसी भी जानकारी को किसी भी स्तर पे आप प्रिंट भी कर सकते हैं। इसमें पटवारी को प्रॉपर जांच करनी है, जैसे हम अभी तक जांच करते आए हैं वैसे ही जांच करनी है उसको, और वो जो रिपोर्ट आ रही है उस रिपोर्ट में वह अपनी टीप भी लिख सकते हैं और अपने हिसाब से दस्तावेज संलग्न भी कर सकते हैं। ठीक है, समयावधि में रिपोर्ट लगा दें ताकि रिमाइंडर लेटर की दिक्कत ना आए, रिमाइंडर की ज़रूरत ना पड़े। और यदि रिपोर्ट नहीं भेजेंगे तो 3 दिवस के भीतर फिर आपको रिमाइंडर आ जाएगा जिसके भीतर रिपोर्ट भेजना अत्यंत आवश्यक हो जाएगा। इसके बाद रीडर के कार्य हैं। इस तरीके से प्रकरण आ जाता है जब रिपोर्ट लगने के बाद। तो ये देखिए, डाउनलोड इश्तेहार है, यहाँ से इश्तेहार लगा सकते हैं, दावा आपत्ति है या ऐड तामीली है। ठीक है, तो तामीली लगा दी आपने, यदि तामीली करा दी तो यहाँ पर तामीली लगा देंगे। जैसे यहाँ पर तामीली स्टेटस डाल के हम सेव तामीली कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए इश्तेहार है, इश्तेहार पे क्लिक करेंगे हम। ये देखिए, तो इस तरीके से चूज़ फाइल आ जाएगी। यहाँ से हम इसको दावा आपत्ति मिला है तो दावा आपत्ति में इसको अपलोड कर देंगे, विवरण लिख देंगे, सबमिट कर देंगे। इस तरीके से ये हमारा मिल जाएगा केस। ठीक है, केस मिलने के बाद प्रकरण पर अन्य गतिविधियाँ, तो अन्य गतिविधियों में आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे कार्य उसके बाद दिखने लगेंगे कि उसमें और कोई चीज़ें लगानी है। तो सार्वजनिक नोटिस चस्पा करना है। सार्वजनिक नोटिस प्रदर्शन के बाद साइबर तहसील को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रतिवेदित समय सीमा में करना है और भौतिक रूप से प्रकरण में प्राप्त दावा आपत्ति को RCMS लॉगिन से अपलोड कर देना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली आदेश हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक बेसिक चीज़ें हैं कि सब कुछ ये समयावधि 15 दिवस की है। जैसी कोई रजिस्ट्री होती है, उस रजिस्ट्री होने के बाद PO की तहसीलदार की ID में वह केस दिखने लगेगा। उस केस को पुश करने के बाद पटवारी के सहारा ऐप में वो उपलब्ध हो जाएगा, जहाँ से वो क्या कर सकते हैं, उस पर रिपोर्ट लगा सकते हैं। रिपोर्ट लगाने के बाद वो रीडर की ID में वापस उपलब्ध हो जाएगा, जहाँ से उसको दावा आपत्ति या फिर पटवारी की रिपोर्ट के आधार पे उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, जिस पे आदेश हो जाएगा। आदेश होने के बाद दुरुस्ती हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। यदि अब इसमें कोई समस्याएं आएँ, साइबर तहसील के अंतर्गत कोई समस्या आए किसी को, तो RCMS में यदि कोई समस्याएं हो तो इस तरीके का डेटा उपलब्ध है। ठीक है, और भूलेख पोर्टल पर समस्या हो तो ये उपलब्ध है, और यदि संपदा पे उपलब्ध हो तो ये उपलब्ध है डेटा, और ये टिकट यहाँ से आप इनमें भी लिंक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आपको साइबर तहसील के बारे में एक बेसिक जानकारी मिल गई होगी। इसके बाद भी यदि किसी को कोई समस्या हो तो वह हमको बताएं, हम कोशिश करेंगे उसका भी निराकरण करने का। और अभी जैसे ये लागू हो जाएगी तो हमको और इसके प्रैक्टिकल यूसेज समझ में आएंगे और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ में आएगी, तो हम उनका समय समय पर निराकरण भी करेंगे और आपस में भी सहयोग करके हम एक दूसरे को भी बताते चलें। यदि किसी को कुछ चीज़ें ज़्यादा पता है, जैसे कि 12 ज़िले हैं जिनमें ये पहले से लागू है, हम उन ज़िलों की भी मदद ले सकते हैं। ठीक है, कि कैसे करना है, क्या करना है, और इसके अतिरिक्त यदि कोई समस्या हो तो आप हमको ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और नया साल है, नई उम्मीदें लेकर आया है, अच्छे से मनाएं, अच्छे से इस आने वाले साल में जो आपकी छूटी हुई चीज़ें जो पिछले साल आपसे छूट गई हैं उनको पूरा करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।